सहस्त्रा के ऐसे सवाल से अव्यान के कदम जैसे ही रुक जाते हैं। सहस्त्रा के दिल में एक डर और नर्वसनेस उत्पन्न होने लगती है। अव्यान धीरे से पीछे मुड़कर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखता पाकर कहती है, हमारा मतलब है आप। बोलते हुए सहस्त्रा की नजर अव्यान के कदमों पर पड़ती है जो अब बढ़ते हुए सहस्त्रा की ओर ही आ रहे थे। सहस्त्रा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान के बढ़ते कदम से सहस्त्रा भी अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है और हकलाते हुए कहती है, आप हम हमारा मतलब है आपने हमें ऐसे। अव्यान की नजर बस सहस्त्रा पर थी और वह बढ़ते ही जा रहा था। वही सहस्त्रा भी अपने कदम पीछे हटाते ही जा रही थी। अव्यान के बढ़ते कदम से बचने के लिए सहस्त्रा अपनी पीछे करती कदम से अचानक बेड पर टकरा जाती है। टकराने की वजह से वह सीधा बेड पर जाती है। अब तो सहस्त्रा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अव्यान के बढ़ते कदम धीरे धीरे सहस्त्रा के पास आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगता है। अब सहस्त्रा का दिल इस कदर धड़कने लगा मानो धड़क धड़क कर अभी बाहर आ जाए। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे के एकदम करीब झुक जाता जाता है। अब दोनों की आंखें, उनका चेहरा बहुत करीब था। अव्यान अब भी सहस्त्रा को ही देख रहा था, वही सहस्त्रा भी अव्यान को ही देख रही थी। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक आवाज थी जो दोनों के बीच गीत बनने का काम कर रही थी। वह थी सहस्त्रा की धड़कन। अव्यान का इतना करीब होने से सहस्त्रा की धड़कन अपने आप धड़क रही थी। सहस्त्रा देखती है तो अब अव्यान उसके और करीब झुक रहा था। यह महसूस कर वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब उससे अव्यान का इतना करीब आना सहा नहीं जा रहा था। आंखें बंद किए हुए भी सहस्त्रा को अब अव्यान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सहस्त्रा जब महसूस करती है तो बेडशीट कसकर मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा के चेहरे को करीब से देखता है, फिर बेड पर रखे फाइल पर नजर डालता है। वह सहस्त्रा के चेहरे के झुके हुए ही बेड पर रखा फाइल उठाता है। फाइल उठाकर वह सीधा खड़ा होता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा जो अब तक अव्यान की करीबी को महसूस कर ही रही थी, अब उसे अपने आप पास कुछ भी महसूस नहीं होता। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कमरा एकदम खाली है। अव्यान जा चुका था। सहस्त्रा अपने दिल पर हाथ रखे राहत की सांस लेती है। कुछ देर तक तो वैसे ही बैठी अव्यान और अपने करीबी के बारे में सोच रही थी, फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे कॉलेज जाना था। सहस्त्रा बेड से उठती है, रेडी होकर बैग लेती है और अपने कदम बढ़ाते हुए नीचे चली जाती है। सभी नाश्ता करने बैठे थे। सहस्त्रा भी नाश्ता करती है और सबको बताती है कि वह कॉलेज जा रही है। अव्यान नाश्ते पर नहीं था, वह पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। नाश्ता के बाद सहस्त्रा निकलते हुए कैब बुक कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन उससे कोई छीन लेता है। सहस्त्रा सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुवंश था। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखकर कहता है, जब तक आपका देवर जिंदा है तब तक आपको किसी कैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वक्त मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। सहस्त्रा उसे देखते रहती है, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। कार के पास पहुंचते ही ध्रुवंश दरवाजा खोलता है और सहस्त्रा को बैठने का इशारा करता है। सहस्त्रा कार में बैठ जाती है। ध्रुवंश दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार सक्सेना हाउस से निकल जाती है। ध्रुवंश गाना चलाता है और गुनगुनाते हुए ड्राइव करने लगता है। ध्रुवंश के कूल नेचर को देख सहस्त्रा एकदम से सवाल कर बैठती है, आप माफिया किंग हैं, लेकिन आपके नेचर से यह बिल्कुल नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ध्रुवंश ये सुनकर सहस्त्रा को एक नजर देखता है, फिर सामने देखते हुए कहता है, लाइफ हमेशा सीरियस होकर जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुलकर जीने के लिए होता है। वैसे मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता था, आपके कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे? बॉयफ्रेंड सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगती है, फिर उसी के बात को दोहराते हुए कहती है, बॉयफ्रेंड। बोलते ही वह कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, यादों ने कभी इजाजत ही नहीं दी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता किसी के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है। बचपन में ही मैंने अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दी है। बोलते ही सहस्त्रा के सामने फिर से वो सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं। ध्रुवंश सहस्त्रा को गौर से देखते हुए कहता है, क्या आपको उसका नाम पता है जिसके साथ आपका रिश्ता बंधा है? सहस्त्रा याद करने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके चेहरे पर पसीने आने लगती हैं, उसके सिर पर धीरे धीरे दर्द होने लगता है। सहस्त्रा के सिचुएशन को समझकर ध्रुवंश बहुत जोर से ब्रेक मारता है, जिस वजह से सहस्त्रा का ध्यान उसकी यादों से पूरी तरह से हट जाता है। वह सिर घुमाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश बाहर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, आपका कॉलेज आ गया। सहस्त्रा सिर घुमाकर देखती है, ये सच में उसका कॉलेज ही था। सहस्त्रा कार से उतरती है, फिर कार के अंदर देखते हुए कहती है, थैंक यू। ध्रुवंश थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी, काम खत्म होते ही आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। सहस्त्रा हाँ बोलती है। ध्रुवंश सहस्त्रा से उसका नंबर मांगता है।
सहस्त्रा ध्रुवंश को नंबर देकर कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। वहीं काजल दोनों को देख रही थी, उसका ध्यान बस कार की ओर थी। सहस्त्रा उसे ऐसे खड़ा होकर दूसरी ओर देखता पाकर कहती है, कहाँ खोई हुई है, चल अंदर नहीं जाना क्या। काजल कार से नजरें हटाकर सहस्त्रा को मुस्कुराते हुए देखती है। सहस्त्रा उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगती है। काजल फिर से मुड़कर कार को देखने लगती है। कार अब वहां से चली जाती है। काजल कार के जाते ही सहस्त्रा को देखती है, जो उसे अंदर लेकर जा रही थी और उसका पूरा ध्यान सामने की ओर था। काजल भी सहस्त्रा के साथ साथ चलते हुए कहती है, अरे बाबा मैं चल रही हूँ, अब मेरा हाथ तो छोड़। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्ची हूँ और तुम मुझे स्कूल छोड़ने आई हो। सहस्त्रा हंसते हुए काजल का हाथ छोड़ देती है और उसे देखते हुए कहती है, काजल तू भी ना, और जूही कहाँ है। उसके इतना बोलते ही जूही आगे से भागते हुए आती है और सीधे सहस्त्रा के गले लग जाती है। जूही तुरंत सहस्त्रा से दूर हटकर कहती है, यार तुम तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करती। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, सुहागरात के बारे में, जीजू के नेचर के बारे और बहुत सारे सवाल करने हैं। पहले तू अपना काम खत्म कर ले, फिर हम बात करेंगे। जूही की एक्साइटमेंट देख सहस्त्रा मुस्कुरा उठती है, लेकिन उसके अजीबोगरीब सवाल से उसका अभी से दिमाग खराब होने लगा था। अगर जूही ने ये सब पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवंश धारा को एड़ियों के बल बैठा देखते हुए गाने लगता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। गाते हुए उसका चेहरा सर था। धारा अब भी उस कांच में लेटी हुई थी, उसके हर एक चोटों से अब तक खून बह रहा था। धारा आंखें बंद करके ध्रुवंश को सुन रही थी। ध्रुवंश धारा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी स्वीट हार्ट, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। धारा आंखें खोलकर ध्रुवंश को देखती है, फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, कहानी ही तो मुश्किल है हमारी, मैं इस कहानी में तुम्हारी हीरोइन नहीं हूँ। ध्रुवंश धारा के बाल पकड़कर अपने बहुत करीब कर लेता है, दोनों के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे। ध्रुवंश धारा के आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी हीरोइन तुम बन सकती थी स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हें तो विलन बनने का शौक चढ़ा था। धारा एकटक ध्रुवंश के आंखों में देखती है, फिर उसके गाल पर हाथ रख लेती है। उसके ऐसा करने के कुछ वक्त बाद ही धारा के नाक से खून बहने लगता है। ध्रुवंश ये देखकर हैरानी से उसे देखता है, फिर एकदम से घबरा जाता है। धारा की आंखों के सामने अब धीरे धीरे धुंधला सा छाने लगता है। धारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। ध्रुवंश सूर्यवंशी बोलते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ध्रुवंश घबराता हुआ उसे बुलाने लगता है स्वीट हार्ट, है सुनो धारा। धारा क्या हुआ है तुम्हें। उसके बुलाने पर भी धारा की आंखें नहीं खुलती। धारा का हाथ ध्रुवंश के गाल से नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश घबराया हुआ धारा को गोद में उठाता है और बहुत तेज कदमों से बाहर ले जाने लगता है। बाहर ले जाते हुए उसका ध्यान बार बार धारा पर जा रहा था। धारा बेहोश पड़ी थी, उसके पैरों हाथों से खून दिख रहे थे और अब तो नाक से भी खून बह रहा था। रात का वक्त था। आव्या इस वक्त एक होटल में आशा के एंगेजमेंट पार्टी में उपस्थित थी। आव्या को देखकर आशा बहुत खुश थी। किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब वह जहां काम करे उसका मालिक उसके किसी फंक्शन को अटेंड करे, और वैसे भी आव्या दूसरों को हमेशा खुश देखने का प्रयत्न करती है। वह साइड में बैठी फोन पर कुछ कर ही रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो यह विवान था। विवान को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। वह उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। विवान शायरियाना अंदाज में बोलता है, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। बोलते ही वह अपना दांत दिखा देता है। आव्या उसे घूर कर देखने लगती है। विवान आव्या को घूरता पाकर सफाई देते हुए कहता है, एक्चुअली ये मेरे भाई की ही एंगेजमेंट पार्टी है, तो मुझे तो आना ही था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जिंदगी सामने दिख जाएंगी। आव्या फिर एक बार उसे बुरी तरह से घूरती है। विवान हंसने लगता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। विवान आव्या को देखते हुए पूछता है, वैसे तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। विवान के सवाल को नाखुशी से आव्या जवाब देती है, मेरे छोड़ने से तुम्हें कोई लॉस हो गया क्या। आव्या का ऐसे जवाब से विवान का मुंह बन जाता है। आव्या उसे देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। विवान भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं ऊपर खड़ा रुद्र विवान और आव्या को करीब उन्हें अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। रुद्र इसी होटल में डीलिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन अचानक उसकी नजर आव्या पर पड़ गई थी। आव्या उधर विवान को देख चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई शहद नहीं हूँ जो तुम मक्खी की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो। आव्या विवान से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। विवान कॉलेज के समय भी ऐसे ही आव्या के पीछे पड़ा रहता था, जिस वजह से आव्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी।
आव्या के ऐसे रिएक्शन से विवान कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी कंपनी चाहिए। मैं अकेला बोर हो चुका हूँ और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो। आव्या बोरियत से उसे देखती है, तभी उसके पास एक वेटर आता है और आव्या की ओर एक जूस बढ़ा देता है। आव्या भी तुरंत जूस लेकर पीने लगती है। वह विवान से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस वजह से वह जूस एक झटके खत्म कर लेती है। कुछ दूरी पर खड़ा लड़का ये देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। जूस पीने के कुछ वक्त बाद ही धुंधला सा दिखने लगता है। वह लड़खड़ा सी जाती है। विवान उसे तुरंत पकड़ लेता है और आवाज देता है, आव्या, आव्या क्या तुम ठीक हो? आव्या अपने सिर पर हाथ रखे धीरे से कहती है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं। बोलते ही आव्या विवान के कंधे पर हाथ रख लेती है। विवान आव्या को ऐसा देखकर कहता है, लगता है किसी ने जूस पर कुछ मिला दिया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बोलते ही वह आव्या को एक चेयर पर बैठाता है। आव्या अपने सिर पर हाथ रखे बैठ जाती है। विवान इधर उधर देखते हुए एक कमरे की ओर भागते हुए जाता है। आव्या को अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। वह पूरे नशे में चली गई थी। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वह अपना फेस धोती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। आव्या धीरे धीरे नशे में डूबती ही जा रही थी। वह चेहरा धो ही रही थी, तभी दो आदमी उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। आव्या खुश को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। नशा बढ़ते रहने से वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दोनों आदमी आव्या को एक कमरे में ले जाकर धक्का देते हैं। आव्या लड़खड़ाते हुए एक लड़के की गोद में बैठ जाती है। वह लड़का दोनों की तरफ नोटों का बंडल फेंकता है और उन्हें जाने का इशारा करता है। आव्या उस अनजान लड़के को देखने की कोशिश कर रही थी। उसे वह देख तो रहा था, लेकिन हल्का धुंधला उसका चेहरा था। वह लड़का आव्या के चेहरे को बहुत ही सिक्योरिव तरीके के छूते हुए कहता है, बहुत रात बिताए लड़कियों के साथ, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं, ब्यूटी क्वीन। उसकी हरकत से आव्या छूटने की कोशिश करती है, पर वह लड़का आव्या को सीधे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आने लगता है। आव्या अपने हिल से उसके सीने पर जोर से लात मारती है। उधर विवान आव्या को उसकी जगह में न देखकर घबरा जाता है और इधर से उधर देखते हुए खोजने लगता है। वह आव्या को बुला भी रहा था। आव्या उधर स्ट्रगल करती जा रही थी, पर नशे की वजह से वह उठ तक नहीं पा रही थी। आव्या के ऐसे मारने उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वह आव्या के पैर को पकड़कर उसके हिल्स को झटके से निकालकर फेंक देता है। आव्या उसे मुक्का पर मुक्का मारे जा रही थी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकदम से आव्या के दोनों हाथ पकड़कर आव्या को पूरी तरह से जकड़ लेता है। आव्या चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। वह लड़का आव्या के चेहरे पर झुकने लगता है। वह बहुत करीब झुका ही था, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। आव्या फिर से चिल्लाती है। उसकी आवाज से दरवाजे पर खड़ा विवान जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के को खींचते हुए पीटने लगता है। विवान उसके चेहरे पर पंच मारते हुए गुस्से से कहता है, साले विलय, वहां तेरी दीदी की एंगेजमेंट हो रही है और तू यहाँ ये सब कर रहा है। बोलते ही वह मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। विवान आव्या को देखता है, तभी विलय एक फ्लावर वॉस उसके सिर पर फेंकता है। सिर पर लगते ही विवान अपना सिर पकड़ लेता है। विलय अब उठकर विवान को मारने लगता है। विवान को जब महसूस होता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह आव्या को देखते हुए चिल्लाता है, आव्या तुम यहाँ से जाओ। आव्या बैद से पहले ही उठ चुकी थी। वह धीरे धीरे नशे की हालत में आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर विलय विवान को छोड़कर आव्या की ओर जाने लगता है, तभी विवान उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, जिस वजह से वह पेट के बल गिरता है। विवान फिर से चिल्लाता है, आव्या जल्दी जाओ यहाँ से। आव्या अब कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती है। विलय विवान को देखकर उसे एक लात मारता है और उठकर आव्या के पीछे जाता है। विवान भी उठता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। आव्या नशे की हालत में चल ही रही थी, अचानक ही वह लड़खड़ा जाती है और किसी के बाहों में जा गिरती है। आव्या सिर उठाकर उसे देखती है, पर अब आव्या को पूरा धुंधला दिख रहा था। क्योंकि वह पसीने से पूरी भीग चुकी थी, तो वह आंखें ढंग से खोल नहीं पा रही थी। वह आव्या को सिर टेढ़ा करके देखता है, फिर सामने देखता है। सामने विवान ने विलय को पकड़ रखा था, पर विलय उसे बहुत तेज धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वह लड़का ये देखकर आव्या को कमर से पकड़ लेता है। आव्या अपने हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे देखने लगती है। आव्या उसके बहुत करीब थी, पर उसके बावजूद वह उसे देख नहीं पा रही थी। उसका चेहरा एकदम धुंधला था। वह लड़का अपने बैग से गन निकालता है और सामने की ओर पॉइंट करता हुआ शूट करता है। आव्या अपने आंखें बंद कर लेती है। गन की आवाज तब तक आती है जब तक गन से पूरी गोली खत्म न हुई हो। आवाज बंद होते ही आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। वहीं सामने विवान हैरानी से आव्या और उस लड़के को देख रहा था। फिर विलय की लाश को, जिस पर सारी गोली उसके सीने में लगी हुई थी, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, यही तो ट्विस्ट है कि रुद्र का असल घर पटना में ही है, लेकिन वह गोवा गया था। उसका एक रीजन है।
भाई अव्यान का एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। देख लो कहीं गलती से दिख जाए तो, जो सबसे हैंडसम बंदा होगा वही हमारा अव्यान होगा। आव्या को पकड़ा हुआ लड़का और कोई नहीं रुद्र ही था। रुद्र विले की लाश को अपनी जलती हुई नजरों से देख रहा था। विवान खड़ा होकर बस हैरानी से दोनों को देख रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। धीर जल्दी से आगे बढ़कर विवान के सामने खड़ा होकर कहता है, मैम बॉस की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर विवान एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन मन गर्लफ्रेंड शब्द को दोहराता है, क्योंकि जहां तक उसे पता था आव्या का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसी जानकारी के साथ विवान सिर उठाकर फिर एक बार रुद्र को देखता है, जो अब विवान को ही देख रहा था। विवान विलय की लाश को देखता है, फिर जाने के लिए मुड़ता है, क्योंकि उसे रुद्र की बात न मानकर उसका शिकार नहीं बनना था। विवान कुछ कदम की चला था, तभी उसे रुद्र की सर्द भरी आवाज आती है, आज के बाद इसके आसपास भी भटका तो तुम्हारी आत्मा भटकती रह जाएंगी। रुद्र की बात और ऊपर से उसकी सर्द आवाज सुनकर विवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बिना मुड़े तेज कदमों से जल्दी से चला जाता है। रुद्र अब आव्या को देखता है, जो नशे की हालत में रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या के कमर से पकड़ छोड़ता है, जिससे आव्या फिर एक बार लड़खड़ाते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, कैन आई टच यू। आव्या पलके झपकाते हुए रुद्र को देखने लगती है। ऐसा करते हुए आव्या बहुत क्यूट लग रही थी। आव्या एकदम मासूम सी आवाज में कहती है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे घर जाना है। आव्या की आवाज नशे की वजह से बिल्कुल बच्चों जैसी हो चुकी थी और वह नशे में अजीब अजीब सी मुंह बना रही थी। आव्या रुद्र से सटी हुई ही अपनी दोनों हाथ ऊपर करके कहती है, मुझे गोदी करो। रुद्र आव्या के अजीब बनते मुंह को देखने लगता है। कुछ पल तो रुद्र आव्या को देखते रहता है, फिर एकदम से उसके कमर से पकड़कर उठा लेता है, जिससे आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट लेती हैं। रुद्र आव्या को लेकर अब जाने लगता है। वह आव्या को एक होटल रूम में लेकर जाता है और बेड पर बैठा देता है। आव्या कमरे को सिर घुमाकर देखने लगती है। वह चारों ओर देखते हुए कहती है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। बच्चा शब्द सुनते ही रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। वह एकदम से सवाल करता है, क्या कहा तुमने। आव्या को तो अब जैसे रुद्र का सवाल सुनाई ही न दिया हो। आव्या अब अपनी ड्रेस को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, ये खुल क्यों नहीं रही, बहुत अनकंफर्टेबल है ये। आव्या इतना बोलते बोलते ड्रेस को कंधे से नीचे करने लगती है, जिसे देखकर रुद्र के अंदर एक अजीब सा कट दौड़ जाता है। आव्या के गोरे कंधे उसे साफ तरीके से दिख रहे थे। आव्या पीठ की ओर हाथ ले जाकर जिप खोलने की कोशिश करती है। वह नशे में इस कदर गुम हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रही है। वहीं रुद्र जब ये देखता है तो वह तुरंत आव्या की ड्रेस को कंधे से ऊपर करता है, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर खुद बेड पर बैठ जाता और आव्या को अपने गोद में बिठा लेता है। आव्या अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वह छोटे बच्चों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। बोलते हुए वह बहुत ज्यादा हिल रही थी। वहीं रुद्र के लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आव्या का छोटा सा चेहरा एक तो रुद्र के इतना करीब था, जिससे रुद्र की नजरें बार बार उसके होठों पर ठहरती जा रही थी। वहीं आव्या छुड़ाते हुए बहुत ज्यादा हिल रही थी। उसे नहीं पता, लेकिन वह ऐसा करके रुद्र को सिड्यूस कर रही थी। रुद्र के तन बदन में जैसे अब आग लगने लगी थी। रुद्र एकदम से सख्ती से कहता है, डोंट मूव अदरवाइज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रुद्र के ये बोलने पर आव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती है और उसी तरह घूरते हुए बच्चों जैसी आवाज में कहती है, क्या करोगे तुम। आव्या बोलती हैं और रुद्र की नजर को देखती हैं। रुद्र की नजरें आव्या के हिलते हुए होंठ पर जिसे महसूस करके आव्या कहती है, तुम मुझे किस करोगे। देखो अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। आव्या सोचने की कोशिश करते हुए आखिर में बोल देती हैं। वहीं आव्या की यह बात सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह उन छोटी आंखों से ही आव्या को घूर रहा था। आज तक इतने लोगों के मारने के बाद किसी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं की, और ये लड़की 21 के लिए पुलिस कंप्लेन करने की धमकी उसे दे रही है। आव्या कुछ देर तक रुद्र को गौर से देखती है, फिर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गाल कितना चिकना है, मुझे ये सब बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे तुम्हारी नाक नहीं पसंद। तुम इसे बदल दो और दूसरी नाक लगा लो। ये नाक गुस्सा बहुत करता है, निकालो इसे और दूसरी लगाओ। बोलते ही आव्या रुद्र के नाक को खींचने लगती है, या यूं कहें कि वह रुद्र के नाक को निकालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र इरिटेट होकर फिर से आव्या का हाथ पकड़ता है और झल्लाते हुए कहता है, हाउ इरिटेटिंग। आव्या अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो।
रुद्र अब आव्या का हाथ छोड़कर गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। आव्या शांत सा रुद्र को देखती है, फिर अचानक आगे बढ़ती है। तभी रुद्र उससे दूर हो जाता है, क्योंकि आव्या रुद्र के होठों की तरफ बढ़ रही थी। रुद्र के दूर होने से आव्या रोनी जैसी सूरत बना लेती है। रुद्र आव्या की हरकत से उसे पीट करके खड़ा होकर खुद को कंट्रोल करने लगता है। आव्या की जितनी भी हरकत थी सब रुद्र को सेड्यूस कर रही थी। अचानक रुद्र को अजीब सा फील होता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो आव्या रुद्र के शर्ट की बटन खोल रही थी। रुद्र आव्या को ऐसा करता देख तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हो जाता है। आव्या धम्म से नीचे गिरकर बैठ जाती है। उसके मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र अपने सिर पर उंगली से घसते हुए कहता है, सिर। बोलते ही वह आगे बढ़ता है और आव्या को उठाने के लिए अपने हाथ आगे करता है, लेकिन आव्या तुरंत उसके हाथ को झटक कर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ। बोलते ही वह रोना शुरू कर देती है। आज पहली बार था कि रुद्र किसी लड़की की नौटंकी झेल रहा था। वैसे उसने इतना जोर से भी धक्का नहीं दिया था जितना आव्या बता रही थी। रुद्र का तो अब सिर घूमने लगा था। रुद्र आव्या की ओर फिर एक बार हाथ बढ़ाते हुए कहता है, गलती से लग गया। आव्या उसके हाथ को फिर एक बार झटकते हुए कहती है, नहीं, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। जब तक तुम कान पकड़कर मुझे सॉरी नहीं बोलोगे मैं नहीं उठूंगी। रुद्र अब आव्या से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए आव्या पर चिल्लाता है, शट अप, चुपचाप उठो जल्दी। रुद्र के चिल्लाने से आव्या एक पल के लिए चुप हो जाती है, जिससे रुद्र को राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल आव्या जोर जोर से रोने लगती है। अब तो रुद्र का जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है। वह आंखें बंद करके खुद को पहले शांत करता है, फिर एक घुटने के बल बैठ कान पकड़कर कहता है, सॉरी। ये शब्द रुद्र ने आज पहली बार कहा था और कान पकड़ने की वजह से वह काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। अगर ऐसे रुद्र को कोई देख ले तो कोई विश्वास न करे कि यही माफिया वर्ल्ड का बेरहम टाइगर है। आव्या अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्र को देखती है, फिर कहती है, कान पकड़ना तो ठीक है, लेकिन तुमने ठीक से सॉरी नहीं बोला, तुमने रूडली सॉरी बोला। बोलते ही आव्या मासूम बच्चों जैसे रुद्र को देखने लगती है। अगर अभी रुद्र ने आव्या को मना कर दिया तो वह जानता था क्या होगा, इसलिए वह वैसे ही कान पकड़कर आव्या के आंसू से भीगे आंखों में एकटक देखते हुए बहुत सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, अब तो उठ जाऊं। बोलते ही वह अपना हाथ बढ़ा देता है। आव्या एक नजर रुद्र के हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। रुद्र आव्या को पकड़कर खड़ा करता है। आव्या रुद्र के शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मुझे पहननी है। रुद्र आव्या के इशारे की ओर देखता है। उसने इस वक्त ब्लैंक शर्ट पहनी थी। रुद्र आव्या को बेड पर बैठाकर अपने शर्ट के बटन खोलता है, फिर शर्ट उतार कर आव्या को दे देता है। आव्या शर्ट लेकर अपने ड्रेस को फिर से उतारने लगती है। रुद्र उसे ऐसा करता देख कहता है, चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लो। आव्या बच्चों जैसे नमे सिर हिलाकर कहती है, मुझे यही चेंज करना है। बोलते ही वह जिप खोलने की कोशिश करती है। रुद्र आगे बढ़कर दूसरी ओर देखते हुए ड्रेस की जिप खोलता है और उससे दूर होकर पीठ करके आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। आव्या अपनी ड्रेस उतारकर रुद्र की शर्ट पहनती है। इतना करते ही वह सामने रुद्र को देखती है, जो शर्टलेस आव्या को पीठ करके खड़ा था। आव्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पीछे से रुद्र को हक कर लेती है। आव्या नशे की वजह से होश तो पहले ही खो चुकी थी और अब उसकी पलकें भारी हो रही थी। रुद्र आव्या के आगे आए हाथ को पकड़ता है और घूमकर आव्या को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। आव्या अधखुली आंखों से रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के आंखों को अपने हाथों से बंद करता है। आव्या अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और बालकनी में जाकर सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है। वहीं उधर अव्यान आव्या के इतनी रात तक घर न आने की वजह से उसी होटल में आव्या को खोज रहा था, क्योंकि आव्या के साथ बॉडीगार्ड भी थे और एंगेजमेंट खत्म होने के बावजूद जब आव्या बाहर नहीं आई तो अंदर आकर ढूंढने लगे थे। उसके बाद जब रॉनी ने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने बताया कि आव्या गायब है। उनका ये कहते ही रॉनी और अव्यान यहाँ आ गए। अव्यान इस वक्त सीसीटीवी रूम में था और फुटेज को देख रहा था। जैसे जैसे फुटेज में हो रही घटनाएं वह देख रहा था, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, उसका चेहरा एकदम डार्क होते जा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अब 3 लोगों के चेहरे दिख रहे थे, एक वेटर, 2 आदमी जो आव्या को उठाकर ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला तो पहले ही मर चुका था। अव्यान उन सभी को देखकर रॉनी की ओर देखता है। रॉनी अव्यान के नजरों को देखते ही तुरंत अपना फोन निकालकर कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हें 3 लोगों की फोटो भेज रहा हूँ, अभी 1 घंटे में उन्हें पकड़कर डार्क रूम में पहुंचो। बोलते ही रॉनी कॉल कट करता है। अव्यान चेयर से उठता है और तेज कदमों से उस रूम से निकल जाता है। रॉनी के उसके पीछे जाता है। दोनों आगे बढ़ते हुए होटल के रास्तों से होकर गुजरते हैं। अव्यान और रॉनी अब उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां रुद्र और आव्या मौजूद थे। धीर दोनों को रोकने की कोशिश करता, उससे पहले उसे रॉनी अव्यान का तस्वीर दिखा देता है।
धीर कुछ पल दरवाजे को देखता फिर पीछे हट जाता है। रॉनी कमरे का बेल बजाता है। कुछ देर तक तो दरवाजा नहीं खुलता पर थोड़ी देर बाद रुद्र दरवाजा खोलता है। अव्यान रुद्र को देखता है जो इस वक्त शर्टलेस था, फिर सामने बेड की ओर देखता है जहां आव्या सो रही थी। अव्यान की नजर नीचे पड़ी आव्या के ड्रेस पर पड़ती है जिससे वह सीधा रुद्र का गला पकड़ लेता है। रुद्र बस अव्यान को देखता रहता है। रुद्र की नजर अब अव्यान के लॉकेट पर पड़ती है जहां एक टूटा दिल बना था और उस पर बहन लिखा हुआ था। धीर जल्दी से अंदर आकर बोलता है, देखिए सर, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बॉस ने मैम की जान बचाई है। रुद्र कुछ बोल नहीं रहा था, बस अव्यान के आंखों में देख रहा था। अव्यान भी रुद्र का गला पकड़े उसके आंखों में देख रहा था। कुछ देर तक वह ऐसे ही पकड़े रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। अव्यान रुद्र को छोड़कर आव्या के पास जाता है। रॉनी जल्दी से आगे बढ़कर अपना जैकेट उतारता है जो उसके घुटनों तक आ रहा था। रॉनी जैकेट अव्यान को देता है। अव्यान आव्या को अपने से सटाकर खड़ा करता है और आव्या को जैकेट पहना देता है क्योंकि रुद्र का शर्ट बस आव्या के थाई तक आ रहा था और रॉनी का जैकेट आव्या के घुटनों के नीचे तक आता है। अव्यान आव्या को जैकेट पहनाते ही गोद में उठा लेता है, जैसे जब कोई बच्चा सोता है तो उठाते हैं उसी तरह से। आव्या का चेहरा अव्यान के कंधे पर टिका हुआ था। अव्यान अब वहां से बढ़कर उस कमरे से निकल जाता है। रुद्र बस आव्या के सोते हुए चेहरे को देख रहा था। इधर ध्रुवंश किसी सोच में रेमलिक को पकड़ा हुआ डूबा हुआ था। उसके आंखों में दर्द था। हॉस्पिटल से वह कुछ घंटे पहले ही लौटा था। उसके कान में बस डॉक्टर की एक बात गूंज रही थी, पेशेंट को कैंसर है, वह इस वक्त आखिरी स्टेज पर है, इस हफ्ते में ही उसकी डेथ पॉसिबल है। ये सुनना किसी भी आशिक के लिए आसान नहीं होता है। ध्रुवंश भले धारा को मारना चाहता था, लेकिन आज जब उसे ये पता चला कि धारा बस एक हफ्ते के लिए जीने वाली है तो उसके सामने बस धारा का मासूम चेहरा, उसके साथ वक्त बिताना, ये सारी चीजें ही दिख रही थी। ध्रुवंश अपने दर्द में गुम ही था, तभी कार रुकने की आवाज आती है। कार से अव्यान और आव्या को ऐसी हालत में उतरता देख ध्रुवंश सब कुछ भूलकर जल्दी से दौड़ता हुआ नीचे जाता है। डोरबेल बजता है पर रात ज्यादा होने की वजह से कोई जगह नहीं था। ध्रुवंश दौड़कर जल्दी से दरवाजा खोलता है और आव्या को देखते ही हड़बड़ाकर कहता है, ट्यूलिप ब्रो, क्या हुआ ट्यूलिप को? अव्यान एक नजर ध्रुवंश को देखता है, फिर बिना कुछ बोले आव्या को लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। ध्रुवंश अब रॉनी को देखते हुए कहता है, अब तू बताएगा ट्यूलिप के साथ क्या हुआ है? रॉनी ध्रुवंश को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान आव्या का पहना जैकेट को उतारकर बेड पर अच्छे से लेटाता है क्योंकि आव्या को इससे अनकंफर्टेबल हो सकती थी। अव्यान आव्या के चेहरे से बालों को हटाता है जो बिखरे हुए थे। फिर AC चालू करके आव्या के माथे को चूम लेता है। इतना करते ही वह बाहर जाकर दरवाजा बंद करता है और हॉल की ओर चला जाता है। रॉनी ने अब तक ध्रुवंश को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से उसकी गुस्से से नसें उभरने लगी थी। अव्यान उन दोनों के पास पहुंचता है, तभी रॉनी का फोन बजता है। रॉनी फोन रिसीव करके बात करता है और दोनों को देखकर कहता है, वो तीनों पकड़े गए। ये सुनते ही ध्रुवंश जल्दी से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका गुस्से से खून खौल रहा था। अव्यान और रॉनी भी जाते हैं। कार बहुत तेज रफ्तार में सक्सेना हाउस से निकल जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। रूपी फॉर्म ऑफ मी मेरे प्रिय दोस्त साबी के द्वारा यह नॉवेल लिखी गई है। हमें आशा है कि आप सबको भी पसंद आएगी। एक बार पढ़कर जरूर देखना।